बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पेशावर से मैं हूँ लिहाज अली। करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अमूमी तौर पर हम खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके अलावा पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जो इक्तिसादी और सियासी सरगर्मियाँ होती हैं उनका अहाता करते हैं। इस वक्त जब हम हालात का मुख्तलिफ तनाजुर में जायजा लेते हैं तो हमारे पड़ोस में जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही है, जो खारिज उमूर के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली वाक़ हो रही है, जो इस वक्त खित्ते की हालात है, उसका अगर गौर से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने चंद दिन कबल मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि पाकिस्तान की आइंदा जो खारिजा पॉलिसी है वो जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकनॉमिक्स पर मबनी होगी। यानी हमारी अब पाकिस्तान के मफादात इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में है। पाकिस्तान किस तरह इस इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में सर्वाइव करेगा और आया उनके पास ऐसे कौन से वसाइल है कि वो अपनी बरामदात जो है उनमें उनमें न सिर्फ इजाफा करेगा बल्कि अपनी खारिजा पॉलिसी को वसत देते हुए यूरोप और अमेरिका की मंडी तक भी रसाई हासिल कर लेगा। इस वक्त सीपैक खित्ते का सबसे बड़ा तरक्याती मनसूबा पाकिस्तान की बीचों बीच गुजर रहा है। उसके मुख्तलिफ जो कम्पोनेंट है वो पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं और कुछ मनसूबे इस वक्त जारी है। हम तफसील से आज करंट अफेयर स्पेशल में इसका जायजा लेंगे और देखेंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पे इसके असरात कैसे पड़ रहे हैं। हमारी जो खारिजा पॉलिसी में जो चेंजेस आ रही है, आया खैबर पख्तूनख्वा में उस एक्टिविटीज़ के हवाले से यहाँ पर लोगों को रोज़गार मैसर आएगा, अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होगी या नहीं, इन तमाम सूरत हाल का जायजा हम लेंगे। तफसील से आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इस मुतालिक अपनी राय पेश करेंगे। सबसे पहले जो मेरे बाई साइड पे है डॉक्टर जाहिद अनवर साहब, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और इसके अलावा पेशावर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर चाइना स्टडी सेंटर भी हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे दाएं साइड पे है सीनियर सहाफ़ी है, वो खुसूसन अफगानिस्तान और इसके अलावा जो पाकिस्तान और कबायली इलाकों की जो सूरत हाल होती है अमूमी तौर पर बारीक बीनी से उसका जायजा लेते हैं, अरसा दराज से रिपोर्टिंग भी करते आ रहे हैं और तजज़ियाकार भी है शमीम शाहिद साहब। शमीम शाहिद साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ ये इमरान खान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है बैन-अक़वामी ताल्लुकात आमा के हवाले से, और हम देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की चीन के साथ और पाकिस्तान की अमेरिका और रूस के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उनका इस खित्ते पर किस तरह के असरात पड़ेंगे। इमरान साहब आपको खुशामदीद करेंगे। डॉक्टर जाहिद अनवर साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। जब वज़ीर ख़ारिजा साहब ये बयान देते हैं कि नहीं, अब हमारी जो चीन की पॉलिसी है वो चीन ही की पॉलिसी है। वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि जो हमारी जंग जो थी वो हमारी नहीं थी, हमने अमेरिका की जंग में कूदकर गलती की है और इसका खमियाजा हमें 70,000 अफराद को शहीद करके भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इस वक्त जो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में इस वक्त तब्दीली ऐसे वक्त में वाक़ हो रही है कि जब इस पूरी खित्ते की सूरत हाल भी तब्दील हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PTV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया कि इस अहम मौजू पे बात करूँ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने जो ये बात की है कि अब पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी जो है वो जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकनॉमिक्स पे फोकस होगी, तो ये एक बहुत अहम बात है। हमारे खित्ते में जिस तरह आपने बताया कि सीपेक का जो मंसूबा है ये इस खित्ते की जो है खुशहाली और अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख़्वाह है। अमेरिका चूँकि एक बहुत बड़ी ताकत है तो पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन ये किसी और मुल्क के कास पे नहीं। पाकिस्तान ने जो है दो टोक बात कर दी है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की अपनी एक जो है पैरामीटर्स हैं और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अपनी जगह पे बहुत अहम है। वो पाकिस्तान किसी भी सूरत में चीन के साथ अपने ताल्लुकात जो है उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। चीन ने हर मुश्किल वक्त में, ख्वाह 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, कारगिल के हवाले से बात हो, तो और ख़ासकर पाकिस्तान की जो वार अगेंस्ट टेररिज्म 20 सालों में
پاکستان پر مختلف پریشر ڈالے گئے تو ہر کھڑے وقت میں چین وہ ملک تھا جس نے آ کے پاکستان کی مدد کی، پاکستان کی سپورٹ کی، پاکستان کی جو ہے ریجنل آرگنائزیشن کے لیول پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو یا جو ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہو، وہاں پہ ہمیشہ چین نے ایسی بات کی جس سے پاکستان کو خوشی ہوئی، پاکستان کے مفادات کی تحفظ کی بات کی۔ تو اس حوالے سے لحاظ علی صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کی یہ بات بڑی جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اور قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وزیر اعظم کو جو ہے کوٹ کیا کہ وزیر اعظم نے جو یہ بات کی کہ 20 سال تک ہم نے یہ جو جنگ لڑی وہ ہماری مفادات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بڑا نقصان ہوا ہے، ہمیں کتنی امداد ملی وہ بھی دنیا کو پتہ ہے، اور ہمارے 150 بلین ڈالر سے زیادہ معاشی نقصان ہوا ہے۔ جس طرح آپ نے بھی بتایا 75,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، ڈرون مارے گئے ہیں جنازوں پہ، ڈرون مارے گئے ہیں جو ہے جرگوں پہ، تو وہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے؟ تو اس حوالے سے وزیر اعظم کی یہ بات جو ہے یہ قوم کی جو ہے امنگوں کی ترجمان ہے۔ اس حوالے سے شمیم صاحب، اگر ہم اس وقت وزیر اعظم کی اسی تقریر کا حوالہ دیکھتے ہیں، اور اس سے تھوڑی دن پہلے انہوں نے مختلف نشریاتی اداروں کو انٹرویو بھی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر طالبان افغانستان پر قبضہ کرتے ہیں تو ہم اپنی بارڈرز کو بند کر دیں گے۔ آیا پاکستان جب اس بارڈر کو بند کرے گا تو افغانستان کے ساتھ جو ہماری ڈائریکٹلی جو ہماری پالیسی ہے وہ اس کی نتیجت پھر کیا ہوگی؟ اور پھر خصوصاً آپ اس پوری فرنٹ لائن سوری کے وجہ سے خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا؟ شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ بیان جو ہے نا انتہائی خوشائند ہے کہ پاکستان مزید جنگ کا حصہ نہیں ہوگا، کسی کی ایما پر کسی کے مفادات کے لیے جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ہے کہ یہ غلطی جو ہے نا یہ غلطی 2001 میں نہیں ہوئی تھی، یہ 1979 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے مطلب پاکستان ایک جنگ کا حصہ ہے اور وہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ جنگ ختم نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے مطلب یہ مشکل ہوگا کہ پاکستان اپنی نیوٹرلٹی کو یا نیوٹرل اسٹیٹس کو بحال کر دے یا اس میں کچھ کام کر دے، کیونکہ وہ جنگ جو ہے نا وہ جنگ کسی پاکستان کا بھی نہیں تھا اکیلا، بہت سے ممالک اس میں تھے، بین الاقوامی ایک جنگ کی، نیٹو اس میں تھے، اس میں عرب ممالک تھے، بہت سے تھے۔ تو جب تک یہ تمام یہ جنگ کا وہ جو جنگ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پر ختم نہیں ہوتی تو اس وقت تک پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنا یا خطے میں امن و امان کی صورتحال کو راہ راست پر لانا بہت مشکل ہے۔ مگر بہرحال دیر آیت خوش آمد وہ کیا کہتے ہیں اس کی بہت اچھی بات ہے، مگر اس پر اب عمل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ مطلب اسی سے نہیں ہو سکتا کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائے اور پھر ہم سرحد بند کریں گے، میرے خیال میں اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مزید نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو صورتحال تھی تو کسی وقت میں ہمارے جو جس طرح وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اب جیو پالیٹکس کے بجائے جیو اکانومکس ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ میں بہت کمی آئی ہے۔ کسی وقت میں یہ $5 بلین تک پہنچ چکا تھا، اب $300 ملین پر ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ آیا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے تو سرحدی گزرگاہیں بھی ہم نے اضافہ کیا، مگر اس کے باوجود بھی جو سرحدی گزرگاہوں پر روزانہ جلسے ہو رہے، جلوس ہو رہے، لوگ خفا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب جب اگست 2018 میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پر اس کو افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا مطلب تو اس کو 24 گھنٹے کے لیے کر دیا، مطلب 7 مگر ابھی تک اس پر تو عمل درآمد شروع ہے، مگر ابھی تک اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایک تو امریکہ یہ غلطی کر رہا ہے کہ افغانستان سے وہ اسی وقت جا رہے ہیں جب انہوں نے وہ جو جنگ شروع کی تھی اس کو ختم نہیں کیا۔ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک روڈ میپ دیتے امن کے لیے، مگر روڈ میپ دیے بغیر
अमेरिका का अफगानिस्तान से निकल जाना न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खतरनाक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, साउथ एशिया के लिए भी खतरनाक है और सेंट्रल एशिया के लिए भी खतरनाक है। इस वक्त अगर आप देखें, मैं आपको इस वक्त अगर आप देखें तो तालिबान की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है ना, या जो रिपोर्टेड कार्रवाइयाँ है, वो सेंट्रल एशिया के साथ जो बॉर्डर पर जिसको हम नार्दर्न अफगानिस्तान कहते हैं वहाँ पर है। अब उसकी क्या मकासद हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त में अगर आप देखें 2009 में जब वो मुखालिफत की सबसे ज्यादा जो रुझान है तालिबान मुखालिफ वो उसी मगर ये है कि जब 2009 में निंगरहार में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, कोई 3000 उसमें गिरफ्तार किए गए जिसमें पाकिस्तानी भी थे और बाकी लोगों को वहाँ पर धकेल दिए गए, तो उसी वक्त न तो तालिबान ने रजिस्ट किया, न पाकिस्तान ने एतराज़ किया, न सेंट्रल एशियन ममालिक ने एतराज़ किया, वो वहाँ पर चले गए, न अफगान हुकूमत ने, बाकायदा अफगान हुकूमत की वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया। तो इनकी क्या मकासद हो सकती है, ये बहुत बड़ा मतलब एक क्वेश्चन। ये मौजू को आगे लेके चलेंगे। इमरान साहब आप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बैन अवी ताल्लुकात आमा पढ़ाते हैं और मुतालिया भी करते हो इस हवाले से, जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की जानिब ये जो ट्रांजिशन है, आप क्या देखते हैं, वजह बुनियादी तौर पर इसकी क्या है सबसे जो इस वक्त, और ये कि इस वक्त इस पूरे ट्रांजिशनल पीरियड को जो इस वक्त खित्ते में जो तग़य्युराती सूरत हाल है, अफगानिस्तान की जिस तरह से सूरत हाल है, पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात है, इसी तय का मामला है, तो जो ट्रांजिशनल पीरियड है और ये दीगर अवामिल है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे मदद किया। इसके कई रीज़न है। एक तो आप लोकल रीज़न रख सकते हैं, इंडिजीनियस रीज़न जो पाकिस्तान के अपने मसाइल इकॉनमी के लिहाज से, एक ग्लोबल रीज़न भी है, और ये जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ ये ड्राइव है, ये एक इंटरनेशनल ड्राइव है, और ये ड्राइव 1990 के बाद स्टार्ट हुई थी कि कहीं स्पेशली सेंट्रल एशिया, जिस तरह ऑलरेडी सर बात कर चुके हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक को आज़ादी मिली और फिर उनके जो एनर्जी रिजर्व थे और फिर जो एनर्जी जो डेफिसिट कंट्रीज थी साउथ एशिया की कहीं और यूरोप की वहाँ तक वहाँ पे भी, तो एक फिर उसके बाद जो दूसरी मैसिव वेव आई है, मैं ये समझता हूँ कि अब जब चाइना ने अनाउंस किया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उनकी फोकस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और ये एक अपॉर्चुनिटी है थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स के लिए। आज तक जितने भी थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स किए, इससे पहले कोल्ड वार में या कोल्ड वार के एक मखसूस पीरियड में अमेरिका की तरफ से या सोवियत यूनियन की तरफ से, उनमें मिलिट्री असिस्टेंस के जो एग्रीमेंट्स होते थे वो काफ़ी तादाद उनकी ज़्यादा होती थी, और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या उनके बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या वो किस तरह के एवेन्यू एक्सप्लोर करने के लिए ताकि उनकी इंडस्ट्रिया अपग्रेड हो जाए, इस तरह के एग्रीमेंट्स बहुत कम नज़र में आए हैं, बहुत कम, बल्कि मैं कहूँगा कि मोस्टली 10% तक ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चाइना की जो वक्त अप्रोच है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ से, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स के लिए। अगर इस अपॉर्चुनिटी को टाइमली यूटिलाइज किया जाए और जो भी पॉलिसी कॉरिडोर्स में लोग बैठे हुए हैं और जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो दे रियली मीन दैट, तो अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त थर्ड वर्ल्ड स्टेट के साथ एक ये रुझान है ग्लोबल, जिसकी वजह से कंट्रीज जा गई। दूसरी हमारी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस की बहुत ज़्यादा। तीसरी इसमें ये बात है कि पिछले 1947 से लेके आज तक हम जो एक सिक्योरिटाइज स्टेट कंसेप्ट था हमारा, जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच थी हमारी, जो जियो पॉलिटिक्स थी, वो अनफॉर्चुनेटली इतना पे नहीं करी हमें। हम सीटों और सेंटों के मेंबर बने, और इसकी बड़ी वजह यही थी। बिल्कुल, जिस तरह भी सर ने कहा कि ये गलती 2001 में नहीं हुई, ये गलती 1979 में की गई, बल्कि उससे पहले मैं कहूँगा कि बड़वेर और बेस तक आ जाए, तो वहाँ से ये गलतियों का सिलसिला। और मेरे ख्याल में मौजूदा जो क़यादत है वो इस चीज़ों का इदराक कर चुकी है कि अगर फ्यूचर में हमने दोबारा रिपीट किया और एडहॉक बेसिस पे हमने अगर पॉलिसी दोबारा बनाई कि अगर वाशिंगटन से फ़ोन आया, वाशिंगटन से प्रेशर आया और हम सरेंडर कर देंगे और कि जो बात जो होगी हम इसी तरह परसू करेंगे, तो ये पॉलिसी पास्ट में भी अभी तक इस पर कोई पे ऑफ नहीं कर चुकी और फ्यूचर में भी हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट। तो ये 3-4 बड़े रीज़न हैं जो इस तरफ पाकिस्तान को, नॉट ओनली पाकिस्तान लेकिन थर्ड वर्ल्ड स्टेट, काफ़ी थर्ड वर्ल्ड स्टेट, वो उसको एक श्रीलंका की आप मिसाल ले ली, जिस जगह पे ग्रेट एंड बेल्ट एंड रोड के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक जो है वो असरात भी पड़ेंगे। तो ये एक लोकलाइज
रीजन से लेके ग्लोबल ट्रेंड्स तक सारा यही ट्रेंड चल रहा है। तो दिस इज ये मेन रीजन है कि हम एक पॉलिटिक्स से लेके जियो इकोनॉमिक चले, और फ्यूचर में लाइक दिस इज द टाइम कि हमें चीज़ों को काफ़ी, जिस तरह सर ने बात की है कि न्यूट्रल रहें। मैं समझूंगा बिल्कुल हमारे सराउंडिंग्स के जो हालात है, जिसमें एक इंडिया हमारा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में उसे कहूँगा, अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन चीज़ों के होते हुए भी हमें एक न्यूट्रल पॉलिसी की तरफ अब इस वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम यूरोप के सेंट्रल में रहकर स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है, जिससे उनकी जो डैमेज थी बहुत कम रही है। तो मेरे ख्याल में दो कि ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, नर्व रिंचिंग प्रोसेस होगा, लीडर्स के लिए प्रेशर काफ़ी आएगा वाशिंगटन से भी, लेकिन लाइक दिस इज द टाइम टू टेक अ चेंज। डॉक्टर ज़ैनुर साहब, तब्दीली वाक़ई हो रही है, और ये तब्दीली इमरान साहब ने जिक्र किया ग्लोबली वाक़ई हो रही है, और इसकी लोकल पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा। जब लोकली पर्सपेक्टिव पर हम नजर देखते हैं तो सीपेक जो कुर्दिस्तान के करीब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनती है, और फिर वापस जाके इसके मगरबी, यानी जो बेसिक रूट है उसका यहीं से गुजरता है, बटग्राम और मानसगरा और यहीं से होकर गुजरता है। इस पूरी बेल्ट में जब ये बनाया जा रहा है, और ये इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक नहीं कई मरतबा रशकई इकनॉमिक जोन के लिए आए, वज़ीर आला महमूद खान साहब भी जाते हैं वहाँ पर। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर हम तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 2006-7 के बाद, यानी खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो आदादशुमारी कि 18,000 से ज़ायद लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके थे। तवक्को क्या की जा रही है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ आएंगी तो वहाँ पर जो इकनॉमिक एक्टिविटी होंगी उसके असरात अमन अमान की सूरत हाल पर कैसे पड़ेंगे, और यहाँ पर जो खित्ती की सूरत हाल होगी उस पर कैसे पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने वो हेरक्लेटस कहता है कि एवरीथिंग इज इन अ कांस्टेंट फ्लक्स, सब बात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो तब्दीली तो है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो अगर हम खित्ते में देखें रीजनल लेवल पर या बिनुल-अक़वामी लेवल पर, तो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, और हमारे खित्ते में तो बहुत अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस हवाले से हम देखें तो नेटो अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं, और जिस तरह भी इमरान साहब ने बात की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सीपेक है। सीपेक जो है कई प्रोजेक्ट्स का मजमुआ है, और एक रोड नहीं है अगर हम देखें, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में इसके जो प्रोजेक्ट हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया, रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन, ममन मार्बल सिटी, ये जो KKH एक्सपेंशन है ना, ये तो भी खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है, हज़ारा जो है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। तो इस हवाले से, और इसके साथ साथ आपने ये जो सुना होगा पेशावर टू काबुल मोटरवे जो है, तो ये सीपेक के मंसूबों से इस खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो है अमन को फ़रोग़ मिलेगा और खुशहाली आएगी। आपने भी जो बात की 2 लाख से ज़ायद जो है अफराद को सिर्फ रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन में जो है रोज़गार मिलेगा, और ये जो जितने भी इकनॉमिक जोन है हुकूमत पाकिस्तान की प्रायोरिटी जो है वो रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन की कामयाबी पे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इससे जो है यहाँ पे माशी सूरत हाल तब्दील होगी। यहाँ पे ख़ासकर अगर हम दहशतगर्दी की जंग में देखें तो ये सूबा जो है, ये कबाई इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और जो है इसके जो सीपेक है, चीन जो है वो वाहिद मुल्क है कि जब दहशतगर्दी की जंग के दौरान पाकिस्तान पे इंतहाई दबाव था, तो चीन जो है वो मुल्क है जिसने फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जिसने की $62 बिलियन से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए, और उसके बाद दूसरे ममालिक सऊदी अरब ने गवादर में इन्वेस्टमेंट की बात की, इस तरह यूरोप ने बात की। तो इस तरह चीन ने एक जो है हालात को बदलने में मदद की, और वो जो पाकिस्तान में सरमायाकारी से जो है उसकी अप्रहेंशंस की डर रहे थे चीन की सरमायाकारी से, और ममालिक ने भी यहाँ सरमायाकारी की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और जो है पाकिस्तान में अमन के हवाले से सीपेक नहायत अहम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो KKH की एक्सपेंशन जो है
अगर ये एक्सपेंड होगी तो साथ अगर आप पंजाब क्रॉस कर दें तो साथ ताजिकिस्तान है, फिर जो है किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के बॉर्डर हैं। तो अफगानिस्तान के हालात तो उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर होंगे, लेकिन उससे सेंट्रल एशिया, हम वहाँ से भी सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ पाकिस्तान के रवाबित मजबूत हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो है अमन में शराकतदार हो, उसके कोई खास ग्रुप इंसेंटिव नहीं, वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान की जो है इलाकाई सालिमियत हो, वहाँ पे अमन हो, क्योंकि उसके मनफी असरात वहाँ की बदअमनी के सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पे मुरतब होते हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा इस खित्ते में अमन की फरोख के लिए और खुशहाली के लिए एक भरपूर किरदार अदा किया है। हालांकि इसकी सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा है, उसको उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया गया। बिल्कुल। शहीन साहब, सी पैक की अपनी एक अहमियत है, उससे कोई भी मेरे ख्याल में इस वक्त इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ अमन के इस मुआहदों में, अमन के क़ियाम में उसका हिस्सा तो हैं, लेकिन जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे। ये क्लियर स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान की खारिजा न्यू पॉलिसी की जो है वो अक्कासी कर रहा है। अब सी पैक उसकी चाइना के साथ उसका तमाम तर जो मनसूबे है उसके तमाम तर कंपोनेंट चाइना के साथ है। 2009 में से कबल यहाँ पर बात हो रही थी मुशर्रफ साहब के दौर में, यहाँ पर कबायली इलाकों में रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीजों और उसी अगर अमेरिका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जो मुआहदे जो इस हवाले से जो MOU साइन हुए थे 2009 में, अगर उस हवाले से यहाँ पर काम होता है और कबायली अज़ला को इस हवाले से टारगेट किया जाता है, तो अब क्या देखते हैं कि वहाँ के जो मादनियात, इसके अलावा जो दीगर कुदरती वसाइल और इसकी जो इंसानी ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको किस हद तक यूटिलाइज किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक मतलब इसकी, अगर आपको, मुझे याद है कि जब वो 2009 में ROCs के एग्रीमेंट्स हो गए तो मुकाबी जो सियासी हुकूमतें थी या कबायली लोग जो थे, उन्होंने इसका बाकायदा बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया था, उसको बहुत ज़्यादा खुशहाल करार दिया था। मगर उसके बाद फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कबायली इलाकों में, मिलिटेंसी का भी मतलब में इजाफा हुआ, टेररिज्म के वाक़यात हो रहे। वहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि अगर आप देखें कि साउथ से लेके बाजौर तक जो रेट था हुकूमत का, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और उसकी असल वजह वहाँ पर जो तालिबान थे उसी का था। मैं समझता हूँ कि अब जो है ना कबायली इलाकों की सूरत हाल वही नहीं है जो माजी करीब में जिस तरह थी। अब वहाँ पर अमन अमान कायम है, वहाँ पर हुकूमत की अमलदारी है, वहाँ पर मतलब इस वक्त तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वहाँ की जो मिनरल रिसोर्सेज है या जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें गैस भी है, कोयला भी है वगैरह वगैरह, इसको बड़े अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब है वो जा रही हैं अमेरिका तकरीबन बहुत जल्द, तवक्को की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल थोड़ी सी भी स्टेबल होगी वहाँ पर जाएंगे, और इसी ROCs को इसके तहत मुआहदे की जो MOUs है उसकी एक रिवाइवल हो जाएगी। उस रिवाइवल के नतीजे में आप सी पैक की अपनी अहमियत है, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान यहाँ पर उस ROCs के जरिए अमेरिका को रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि उसको दोबारा शुरू करे, तो आप क्या देखते हैं कि अमन अमन जब होती है, अभी थोड़ी देर पहले जब आप जिक्र कर रहे थे तो उसमें सबसे जिक्र ये था कि ये मुतासरा इलाका है, बल्कि हमारे यहाँ तो FIR में इलाका गैर वाले वही है ना, उसी तनाव में कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो कबायली इलाकों के लोग जो है ना उनको मुतमईन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्जर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं, ये एक हकीकत है, इसको मतलब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ साथ ये जो नया सूरत हाल है कि अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल, और फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कहना और कि हम अमेरिकी और जंग का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे, हम चीन के साथ देंगे, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अब अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो किस तरह रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के बगैर अमेरिका ने जो वहाँ पर जो मर्जर था उसकी हिमायत अमेरिकन ने भी की थी, अमेरिकन लेड एलाइज ने भी की थी, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी मर्जर का साथ दिया था।
تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہماری جو انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہے یا انٹرنل اسٹیبلٹی ہے اس کو ترجیحی لسٹ میں شامل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں کوشش ہونا چاہیے کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے تو ہمیں مطلب چین کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو میں خود بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے لڑ رہا ہے اور نہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر لڑائیوں میں جو سر جنگ ہوتی ہے وہ اسی میں بیچ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں بھی ہمیں ذرا مطلب احتیاط سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے عمران صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ مانو سائٹڈ نہیں ہوتی ہے، یکجہتی پر یہ ایک نقطے پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ کامیاب خارجہ پالیسی وہ کہہ لیتی کہ اپنے ملک کے مفادات کو یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی لے. پاکستان چین کے ساتھ بھی تعلقات چاہتا ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات چاہتا ہے، پاکستان ماسکو کے ساتھ بھی تعلقات چاہ رہا ہے. اب جب اس طرح کے تعلقات بنیں گے اور ہماری صوبے کو جب ہم دیکھتے ہیں جو 79 سے ہم دیکھتے ہیں یہاں جنگ سے شدید متاثر ہو چکا ہے، تو پھر آپ اس تناظر میں اس خیبر پختونخوا میں جب یہاں پر وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کی ریوائول ہونی چاہیے، جو بند کارخانے ہیں، جو روڈ ہماری انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کی بحالی کے حوالے سے یہ جو خارجہ پالیسی اس کے اثرات اور اس صوبے کے مطالبے کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہو؟ بات تو ملٹائیلیٹرلزم فارن پالیسی کی، آپ نے بالکل فارن پالیسی صرف ماسکو، بیجنگ اور واشنگٹن ڈی سی نہیں ہے، بڑی کنٹریز ہے کہ جو ہماری معاشی اور اقتصادی حالات میں ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ BRT دیکھ لیجیے تو اس میں فرانس کی گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا اور کئی باقی کنٹریز نے بھی سپورٹ کیا ہے. تو یہ ریلیشنز جو ہوتے ہیں یہ اکنامک نوعیت کے جو MOU سائن ہو اور اکنامک نوعیت کے سائن ہو، اور ان کی جو اپنی جو ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے، کیونکہ پاکستان خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے جو ان کی ملٹری کو نظر میں رکھا جائے، ایک بہت پاورفل ملٹری ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، لانگ رینج میزائلز ہے، بڑی کیپیبلٹیز ہے پاکستان کے پاس. تو اس صورتحال میں پاکستان، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو نیوٹرل پالیسی کو پرسو کرنا وہ کافی مشکل ہوگا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے یہ بات مناسب بھی نہ ہو، لیکن پاکستان نے کئی دفعہ پاکستان کی فارن پالیسی پہ یو ٹرن لی. ایک دفعہ ایک دوسرے یو ٹرن کی ضرورت ہے، ہمیں ایک اور یو ٹرن کی ضرورت ہے، پازیٹیو یو ٹرن کی ضرورت ہے، اور اس میں نیوٹرلٹی کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کے ایگزامپلس پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز آئے اور پاکستان ہی اس سے گزر رہے ہیں. صحیح، کئی جگہ اس طرح کے سرکمسٹانسز آئے اور اس سرکمسٹانسز میں مجاہدین اس کی کوئی مثال ہے امریکہ کے لیے، واشنگٹن تک اور وائٹ ہاؤس تک وہ لوگ جاتے تھے، بعد میں وہ دہشت گرد قرار تھا. وہ تو بالکل ان کے وہاں پہ پریس کانفرنسز ہوتی تھی، ان کے ایگریمنٹس ہوئے تھے جو گیس پائپ لائنس کے لیے ان کی کمپنی لوکلس کے ساتھ کافی ایگریمنٹ. تو یہ اب اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ انڈیا نے ایک بڑی سکسیسفل طریقے کے ساتھ کولڈ وار میں ایک نیوٹرل نان الائنمنٹ موومنٹ کو پرسو کیا. تو ان کے واشنگٹن کے ساتھ بھی ریلیشنس تھے اور ان کے ماسکو کے ساتھ بھی ریلیشنس تھے، اور دونوں طرف انہوں نے کافی اپنی بلڈ اپ، ملٹری بلڈ اپ ہو یا اکنامک بلڈ اپ، اس میں کافی رول پلے کیا. تو یہ کنٹری اسپیشلی ماسکو اور چائنا اور واشنگٹن ڈی سی بہت امپورٹنٹ پلے کر سکتے ہیں. جب واشنگٹن نے خود، امریکہ نے خود اناؤنس کیا جو پیرالل پروجیکٹ ہے BRI کے بلڈ بیٹر ورلڈ B3W کے نام سے، تو اب ان کے بیچ اکنامک پروجیکٹ کو اگر وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان کو بڑے پازیٹیو وے سے، یعنی سر کی بات کہ ہمیں نہ روس چائنا کی ساتھ دینا چاہیے نہ ہمیں واشنگٹن کا ساتھ دینا چاہیے. جو اکنامک اپرچونیٹیز ہمیں جہاں سے ملتی ہے ہمیں لے لینی چاہیے، کیونکہ ہم ملٹری طور پہ اسٹریٹجیکلی ملٹریلی ہم اس وقت انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے. ہماری ملٹری کیپیبلٹیز اتنی ہے کہ ہمیں نہ مزید امریکہ کی ضرورت ہے نہ ہمیں چائنا کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ہم چائنا کو انڈیا کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کا جواب دے سکتے ہیں بفٹنگ رپلائی کے ذریعے. اور ہماری اپنی انڈسٹری جس طرح F-17 تھنڈر جیسی جیٹس ہم نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جو پاس میں ہمارا جو ریلائنس تھا امریکہ پہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہے. اب وہاں پہ ہمارے پاس ریلیٹیولی ہم سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہیں. تو اور یہ بات پالیسی میکرز اچھی طریقے سے ادراک کرتے ہیں. اس وقت چاہیے کہ اب دس از دا ٹائم کہ ہمیں جیو اکنامک پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جیو اکنامک پہ ہمیں
मॉस्को भी काफ़ी हेल्प, उनकी हमारी हैवी इंडस्ट्री में मॉस्को बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। हमारी जो आपसे यही सवाल होगा इमरान साहब के जो मॉस्को कॉन्फ्रेंसेज हुई है रिसेंटली उसके हवाले से आपसे भी, लेकिन जाहिद अहमद साहब आपकी जाने पाऊंगा, ये जो BRI है, कहा जाता है कि सिर्फ ये CPEC के थ्रू हम दुनिया के 60 ममालिक को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का इशू है, इक्तिसादी सरगर्मियाँ वजूद में आएंगी, और आपको सर पता है कि जहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर वो इलाका जो बल्कि कारोबारी शख्सियत की सबसे बड़ी अहमियत ही हुई होती है को लड़ाई से अपने आप को बचाए रखता है। लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है, और ख़तरात अभी तक लाख है वहाँ पर अमन अमान के हवाले। कोई भी वहाँ पर अफगानिस्तान में इस वक्त स्टेबिलिटी की और मुकम्मल अमन की जमानत नहीं दे सकता। इस वक्त जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और वहाँ पर जो कुदरती वसाइल है, जब BRI की इस इनिशिएटिव को हम देखते हैं तो आप इनकी कनेक्टिविटी क्या अफगानिस्तान के जरिए होगी या अफगानिस्तान के मुतबादिल, अगर चीन चाहता है तो चीन के जरिए हो सकती है? आपका सवाल इस हवाले से बहुत अहम है कि ये माशी जो है इकनॉमिक इंटीग्रेशन इस खत्ते में जो है BRI के ज़रिए हुई है, और पाकिस्तान 60 से ज़ायद ममालिक के साथ जुड़ चुका है BRI के थ्रू, और इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC है। तो BRI में न सिर्फ ये कि वस्ती एशिया के ममालिक हैं बल्कि अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है, और इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें स्पॉयलर्स हैं। अफगानिस्तान में वो जो चाहते हैं कि ओवरऑल BRI नाकाम हो, वो जो चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की ना करे, तो वो कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में सिविल वार हो, वो कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन न हो। इस हवाले से इंडिया का रोल जो है नेगेटिव मनफी रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। तो इस बात को हमें नज़र में रखना चाहिए कि वो ममालिक कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन न हो, और सबसे जो है सस्ता रास्ता वस्ती एशिया ममालिक के साथ कनेक्टिविटी का अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान को उन इज्तिमाई कोशिशों में भरपूर साथ देना चाहिए जिससे अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान वस्ती एशिया के ममालिक के साथ माशी तौर पर इंटीग्रेट होगा, तुर्कमेनिस्तान का गैस इस्तेमाल कर सकेगा, और इस हवाले से जो है काजाकिस्तान का जो तेल और गैस इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक और बात जहन में रखनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं B3W की और क्वाड की, तो इसमें जो है आलमी तौर पर आप देखें तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उनके जो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो रशियन फेडरेशन, चाइना और पाकिस्तान, उसकी जो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। इस हवाले से इस खित्ते में पाकिस्तान उन तमाम इज्तिमाई कोशिशों में साथ दे रहा है जिससे अफगानिस्तान में अमन आए। पाकिस्तान को इस बात से दूर रहना चाहिए, और उसकी जो पॉलिसी है अफगान लेड, अफगान ओन सलूशन, तो उसमें अफगानिस्तान में जो भी जीत जाए पाकिस्तान में उसमें किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तालिबान वहाँ पे बरसर इक़्तिदार आते हैं, काबुल में हुकूमत बनाते हैं, तो पाकिस्तान जो भी हुकूमत वहाँ पे बनती है पाकिस्तान को उसके हवाले से अपने ताल्लुकात बनाने चाहिए। पाकिस्तान के माशी मफादात हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये बात कही कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जंग में शराकतदार नहीं होगा, अमन में शराकतदार होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में जो भी दड़े हैं वो उनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को अपने कौमी मफादात को नज़र में रख के किसी भी जंग में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान में अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों में हिस्सेदार होना चाहिए। एक और नुक्ता जो अहम है वो ये है कि इस हवाले से हम देखते हैं तो 2001 में जो है अमीरियत जो है 1979 में भी थी, उसमें भी आमिर ने एक फैसला किया था, पूजी आमिर ने 2001 में भी एक आमिर ने फैसला किया था। लेकिन 2001 में जो है वो ये फैसला ज्यादा कटन था क्योंकि उस वक्त अमेरिका सोल ग्लोबल पावर थी। तो इस हवाले से जो फैसला हुआ तो उसका एक मुस्बित पहलू ये है कि पाकिस्तान को बचाया गया लीबिया बनने से, पाकिस्तान को बचाया गया इराक बनने से। तो इस हवाले से मनफी पहलू मुस्बत पहलू ये है। लेकिन मनफी जो है पाकिस्तान का कौमी तशख़्ख़ुस लिसरीवल को लेकर मजरूह हुआ, पाकिस्तान का कौमी जिस्म चूर
चूर हुआ, तो इस हवाले से हीलिंग की जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी इस हवाले से। शमीम साहब, अफगानिस्तान में जब बात होती है खतरात, तो अमूमी तौर पर खदशात का जिक्र किया जाता है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की जो इंट्रा अफगानिस्तान डायलॉग है वो भी जारी है, वो भी कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं, जिस तरह 29 मई 2020 का मुआहिदा दुआ हुआ था। अगर ये मुआहिदा कामयाब होता है और उसमें से तमाम कुव्वतें अपना हिस्सा डालती है, पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डालता है, अफ्रीका भी अपना हिस्सा डालता है, तो जब ये सूरत हाल वाक़ होगी तो पाकिस्तान यकीनन उसके असरात भी पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। उसके यहाँ पर जो वॉर ऑन टेरर है उसका भी खात्मा होगा। तो क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है कि जो इम्कानात हैं, जो पॉजिटिव साइड है, उसकी जानिब ज़्यादा जाया जाए? मैं लिहाज में समझता हूँ कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान ही को पहुँच सकता है। और इस सिलसिले में जो आपने इंट्रा अफगान डायलॉग की बात की, तो जब 2018 में सॉरी मैं वो तस्दीक कर रहा हूँ, मुआहिदा जो था वो 29 फरवरी को हुआ था, वो 4 साल वो जो इस मुआहिदे से पहले जो 2018 में मास्को में पहले इंट्रा अफगान डायलॉग उन्होंने स्पॉन्सर किए, तो उसके बाद जब ये मुलाकात खत्म हो गई, मुज़ाकरात खत्म हो गए, तो मैं काबुल गया था। तो मैंने हामिद करज़ई साहब इसी तरह बैठे थे जिस तरह मैं और आप बैठे थे, दरमियान में कोई और भी नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मास्को में मुज़ाकरात किस तरह थे, तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे रोटी खाते थे, इकट्ठे नमाज़ें पढ़ते थे, इकट्ठे नाश्ते करते थे। तो मैंने कहा इम्कान, दोस्त ने कहा कि अगर इसी तरह में किसी ने 2-3 साल तक छोड़ दिया तो ये सब मसला हल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हम राजी हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने कहा कि अगर हमें मतलब बेरूरी कुव्वतों ने मौका दिया कि हम खुद मिल बैठ के मसला हल करें तो कर सकते हैं, और ये हो सकता है, और ये हुआ भी है। इस वक्त मतलब कोई माने या न माने, इस वक्त अफगानिस्तान में हर तरफ से मुदाखलत है। कोई तालिब पर प्रेशराइज होना चाहता है, कोई गनी पर होना चाहता है, कोई हिकमतयार साहब को, कोई यूनुस कानूनी साहब को और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को। तो इस मुदाखलत की वजह से अगर जितनी भी इंटर अफगान डायलॉग्स होंगे, जब तक ये एक्सटर्नल फोर्सेस आपस में मुत्तहिद न हो जाए तब तक इसकी कामयाबी की कोई इम्कान नहीं है। दूसरी बात ये मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल ये सीफेक की बहुत सही है, और इसके अगर आप देखें तो इसमें ये पहले एक एग्रीमेंट भी था। जब दोस्त दूर वहाँ पर हल्फ उठाएंगे, वहाँ पर तो नहीं मुदाखलत की अपनी, लेकिन हो तक ये नहीं समझते कि दोस्त दूर एक ही दिन काबल में और काबल के करीब दूसरा सदर हल्फ उठा रहा है, तो कुछ तो कोताही वहीं पर भी है ना। वहाँ पर भी कोताही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता कि अफगान क़यादत की अपनी भी गलतियाँ है, अपनी भी कोताही है, मगर वो गलतियाँ और कोताहियाँ जो है ना, वो एक को एक सपोर्ट करता है, दूसरे को दूसरा सपोर्ट करता है। मैं अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो 2004 में पहला इलेक्शन हुआ था, उसमें भी मुदाखलत थी, 2009 में भी थी, 2014 में भी थी, अब 2019 में जो है इसमें बाकायदा फंडिंग हुई है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता, मुख्तलिफ ममालिक से हर एक उम्मीदवार को फंडिंग हुई है, बाकायदा ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन वो वही जो वही ठीक है। ये डॉक्टर साहब ने जो बात की बिल्कुल सीफे के साथ, मतलब अगर हम देखें तो वहाँ अफगानिस्तान में भी इसी किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है। वहाँ पर मतलब लाकस लाजूली के नाम से बहुत बड़ा कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, ठीक है, वो भी मतलब एक कोशिश है। अगर हम मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अफगानिस्तान इस वक्त तो ये एक हकीकत है, मैं तो वही कहूँगा कि जो इस मुल्क में है वो मुल्क के मफाद में है। इस वक्त हमारे जो अफगानिस्तान के साथ कशीदा हालात है, उसकी वजह से हमारी जो ट्रांजिट ट्रेड है वो 70% कन्वर्ट हो गया सेंट्रल एशिया की तरफ, ईरान की तरफ। हमारे बायलैटरल ट्रेड में कमी आ रही है, और अगर इसी तरह हालात जारी रहे तो मेरे ख्याल में वहाँ पर हमारे हालात बायलैटरल ट्रेड की इसके इम्कानात बढ़ भी सकते हैं अगर कई और नवीयतों पर भी गौर किया जाए। इमरान साहब, जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और जियो पॉलिटिक्स को छोड़ते हैं, तो चीन की जानिब जब हम नजर दौड़ाते, उन्होंने जियो इकोनॉमिक की वजह से ये इसका जो उरूज का जमाना है इसी वजह से, वरना कम्युनिस्ट पार्टी को तो शायद ही किसी ने तस्लीम किया हो, शायद ही उनकी किसी के साथ ताल्लुकात हो, लेकिन इसकी जब वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की रिवाइवल हुई,
اور ان ریوائول کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسی وجہ سے پوری دنیا میں آج اس کی وہ ویٹو والی اہمیت اب نہیں ہے، لیکن اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز اور اکنامک اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب یہاں پر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح کے بیان دیتے ہیں، تو کیا چین نے جو سفر طے کیا ہے، یہ سفر ہم کب تک، یا یہیں سے جب اس کا آغاز ہوگا تو ہم کب تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ درست سمت میں اس کا تعین ہو جائے گا؟ یہ تو میں کہوں گا کہ کافی ایک سبجیکٹو کوشچن ہے. چین نے جو سفر طے کیا ان میں ان کے اپنے انٹرنل ایلیمنٹ کافی تھے اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس نے کافی فیسیلیٹیٹ کیا. جس طریقے کے ساتھ جو چین اور جو سوویت یونین کے درمیان 1958 سے لے کے 60 میں جو سپلٹ ہوا، اس نے اس کو کافی بینیفٹ کیا امریکن کیمپ میں آنے کے لیے. پھر اس کے بعد 2000 میں جو وار آن ٹیرر تھا، اس پورے وار آن ٹیرر نے بیسیکلی چائنا کو ایک اسپیس دیا اوپن فری ٹریڈ کرنے کا، اور امریکہ کی جو ساری کنسنٹریشن رہی پچھلے 15 سال میں وہ ساری وار پہ رہی. اگر یہ وار آن ٹیرر نہ ہوتی تو امریکہ کی یہ ساری کنسنٹریشن چائنا یا یہ وار جو افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں، وہاں پہ امریکہ پسا رہا، تو اس کے بالکل اوپن فیلڈ تھی ان کے لیے، اور وہ اسی طریقے سے چلی. ان کی لیڈرشپ کافی ویژنری تھی، لیڈرشپ کافی سنسیئر تھی، کافی ہارڈ ورکنگ تھی. اس کے بعد ان کے جو سول ملٹری ریلیشن شپ تھے وہ بڑے کرسٹل کلیئر تھے، ایک سویلین ڈومیننٹ پوزیشن میں تھے. اس کے علاوہ جو ان کا جو مورال ہے، نیشنل مورال، جو نیشنل پاور ایک انگریڈینٹ ہوتے ہیں، ان کے جو سویلین کے مورال تھے، جو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے وہ محنت کرتے ہیں. آج بھی آپ چائنا جائیں، آپ انہیں دیکھیں گے وہ کام کرتے ہیں مشینوں کی طرح، اور جو جس طریقے کے ساتھ پھر انہوں نے ورلڈ کو ایکسس کیا، تو اس میں کئی ویریبلز ہوتے ہیں. پاکستان کی پاپولیشن بڑی زیادہ تھی، ان کی جغرافیکل بہت زیادہ تھے، ان کے جو ایسٹرن چائنا کھلتی ہے ساؤتھ چائنا سی میں، پھر